उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ अब आरएलडी भी प्रदेश में एक अहम प्लेयर बन के उभर रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर निकल के कैसे आरएलडी पूरे प्रदेश में अपने आप को तैयार कर रही है और एक बड़ी ताकत के रूप में देख रही है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा। अनुपम जी, पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं जो आपको नई जिम्मेदारी मिली है। मेरा थैंक यू पहला थैंक सवाल आपसे ये है कि दो प्रदेश अध्यक्ष, एक तरीके से आप कार्यकारी अध्यक्ष है, पहले से ही एक प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, ये कौन सी स्ट्रैटेजी, आरएलडी को क्यों जरूरत पड़ेगी हम दो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बनाएंगे? क्या रीजन है इसके पीछे? नहीं, देखिए, अब रणनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है। चुनाव बिल्कुल पास में है और उसमें पूरा दौरा क्षेत्र का करना इसके लिए भी आवश्यक था। और इससे पहले भी एक बार ये एक्सपेरिमेंट पार्टी के द्वारा किया गया था। हालांकि उस समय हम इसको ज़मीन पर उतना अच्छा नहीं धरातल पर ले जा पाए। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुछ सोच है इसमें कि हम उत्तर प्रदेश को अच्छे से कवर कर सकें। और दोनों प्रदेश अध्यक्ष, हम दोनों लोग मिल करके उत्तर प्रदेश को कोशिश करेंगे कि हर विधानसभा और हर क्षेत्र तक पहुंच सकें। तो ऐसा संगठनात्मक दृष्टि से मुझे लगता है ज़्यादा उपयोगी भी है। आप, नाम आपका अनुपम मिश्रा है। हमने देखा कि त्रिलोक त्यागी हो या फिर केसी त्यागी हो, सब जो ब्राह्मण समाज से जो लोग हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने रिसेंट टाइम्स में दी है। आरएलडी, जिसको कहा जाता था पहले कि जाट, किसान और मुस्लिम, ये उनका वोट बैंक जो है वो पारंपरिक रहा है, उसके उसकी राजनीति एक तरीके से चलती आई है। ये जो शिफ्ट है नया, अब हम जो देख रहे हैं वो जाट, किसान और ब्राह्मण की जो राजनीति है, ये सोशल इंजीनियरिंग कहाँ से आई और क्या इसके पीछे आप लोग का उद्देश्य है? नहीं, हम ये नहीं समझते हैं कि जाति का इसमें एंगल है। जिसमें जिसमें भी कार्य करने की क्षमता होगी, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, उसे राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदैव स्थान दिया है। और उस हमारी पार्टी में हर जाति धर्म के लोग हैं और विशिष्ट स्थानों पर हैं। ये संयोग एक हो सकता है कि इस समय आप कहें कि राष्ट्रीय महासचिव संगठन भी त्यागी हैं और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी त्यागी हैं। लेकिन हमारी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार जी, वो दलित समाज से आते हैं। अशरफ अली जी मुस्लिम हैं और वो विधायक हैं। गुलाम मोहम्मद मुस्लिम हैं, विधायक हैं। राजकुमार सांगवान जी हैं। चंदन चौहान गुर्जर हैं। तो हर ऐसा कोई, आप मुझे ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पार्टी में किसी एक जाति या धर्म को विशिष्ट स्थान है। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है और जिस सिद्धांत पर हम चल रहे हैं वो समावेशी राजनीति की तरफ है, जिसमें हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को उचित स्थान उनकी योग्यता और उपयोगिता के अनुसार तय किया जाता है और मिलता भी है। ये बात से मैं एग्री करता हूँ, बट एक, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सोशल इंजीनियरिंग बैठानी पड़ती है। और कहीं ना कहीं ऐसी जो टारगेट होता है लोगों को, वो करना पड़ता है जिनको आप आउटरीच करने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण समाज, हमने देखा है कि कहीं ना कहीं नाराजगी भी जो थी, चाहे वो बीजेपी से हो, कहीं ना कहीं बीते समय में ऐसे कई इंसिडेंट्स आए हैं जो थे। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस चीज को लेकर आगे बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो पहले जितना तेजी से आरएलडी एक आउटरीच नहीं करती थी ब्राह्मणों को, इस बार वो ज्यादा देखने को मिला है। उसके पीछे की मैं वजह पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, आप मीडिया से हैं, पत्रकार हैं, आपका अपना सोचने का एंगल होगा। लेकिन मैं अगर पहले भी बात करूं तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा जी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ब्राह्मण हैं। तो ऐसे बहुत से कई जिला अध्यक्ष हैं जो ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में जो जो ऐसा कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 14.8% की पॉपुलेशन है। उनके भी तमाम सारे विषय हैं, उनकी भी तमाम सारी समस्याएं हैं जो कई बार, चूंकि मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से हूं, तो कई सारे सम्मेलन या सभाएं या इस तरीके से अधिवेशन होते हैं जिसमें हम जाते हैं, तो ऐसा सुनने को मिलता है कि उनकी बहुत सारी समस्याएं अब भी अनएड्रेस्ड हैं। तो उनमें भी हम, मुझे लगता है कि मैं अगर इस पद पर हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने समाज, अपने धर्म के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ूं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी लाएं। और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी जातियां, उपजातियां और धर्म के लोग हैं। और ये एक हमारे प्रदेश की खूबसूरती भी है कि हम सब लोग मिलके एक साथ एक ताने बाने में चल रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार विगत इतने वर्षों से कार्य कर रही है योगी जी की नेतृत्व में, तो मुझे लगता है कि इसमें सभी धर्मों को स्थान मिलेगा। हाँ, ये बीच में एक नैरेटिव जरूर बनाने का प्रयास किया गया था कि ब्राह्मण नाराज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक राजनीतिक नैरेटिव हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई मुझे नाराजगी दिखती नहीं है। ना मैं नाराज हूँ, ना हमारे आसपास के लोग हमें ऐसे कोई नाराज दिखते हैं।
फिर भी हम अगर हम यहाँ हैं और मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात आएगी तो हम जरूर कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी पार्टी से ना केवल ब्राह्मणों को जोड़ें, बल्कि और भी जगह अगर कहीं पे लोग हैं, उनकी कोई समस्याएं, उनकी कोई दिक्कतें हैं, और अगर मैं उनके किसी भी काम आ सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ तो मैं जरूर बेहतर कोशिश करूंगा करने की। राम जी, आरएलडी को एक तरीके से पश्चिम यूपी जो है उसकी पार्टी कहा जाता है। पार्टी का जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है वहीं पे। इस चुनाव में कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि बाहर बेस बनाया जाए? और अगर आप लोग कोशिश अगर कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपना जो इन्फ्लुएंस है वो स्थापित किया जाए या संगठन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो ऐसी कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे आपको लगता है कि पार्टी मजबूत है? पश्चिम उत्तर प्रदेश तो चूंकि गढ़ रहा है, लेकिन जब हम राष्ट्रीय सचिव के पद पर थे अभी पिछले माह तक, 17 जुलाई से पहले तक, जब मेरा मनोनयन उससे पहले, तब भी हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत दौरा किया और एक हमने कॉन्सेप्ट भी पार्टी में शुरू किया था कि लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वांचल के तमाम सारे जनपदों का हमने दौरा किया। हमारे साथ तमाम सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित रहे, जिसमें हमने पाया कि पूर्वांचल में बहुत सारा राजनीतिक पोटेंशियल है जो हमारी पार्टी ने, विशेषकर राष्ट्रीय लोकदल ने, उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया है। जबकि चौधरी साहब के समय में पूर्वांचल से हमारे कई विधायक हुआ करते थे। तो जब हमें संपर्क करने का मौका मिला, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे देवरिया हो, बस्ती हो, बलिया है, हमने इन तमाम मिर्ज़ापुर गए या जौनपुर है, इस क्षेत्र में जब आप जाइए तो वहाँ के लोगों में एक टीस थी। बनारस में भी मुझे देखने को मिला, एक कुछ परिवार यादव फैमिली के थे, हमसे मिले, जिनके पिताजी चौधरी साहब के समय में विधायक हुआ करते थे। तो उनके अंदर अभी भी वो पुरानी जो ललक है पार्टी के प्रति, जो समर्पण है और जो स्नेह है, वो देखने को मिला। तो इस पर भी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा की। तो निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसका विस्तार हो, पूरे प्रदेश में हो, प्रदेश के बाद पूरे भारतवर्ष में, देश में हो। तो हम भी उसी राह में, और मुझे लगता है कि ये कुछ बुरा नहीं है। हर राजनीतिक दल की ये महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जब सार्वजनिक जीवन में हो तो सेवा करे, और हम उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके जो अलायंस पार्टनर हैं बीजेपी, क्योंकि वो इन क्षेत्रों में काफी एक्टिव रहे हैं, तो उनसे क्या आपकी बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर कि पश्चिम यूपी के बाहर, जैसा आपने जो पूर्वांचल बताया या बनारस बताया, तमाम जगह पे आपको आरएलडी में आपको लगता है कि सीट शेयरिंग में आप लोग सीट्स उनसे मांग रहे हैं, या क्या डिस्कशन चल रहा है उस पर? नहीं, ये अभी बहुत अर्ली होगा ये कहना। सीट का तो देखिए, आपस में दोनों दलों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कौन सी सीट ऐसी है जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी सीट्स उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तय होगा। लेकिन ये अवश्य है कि हम एक अच्छे नंबर पर लड़ेंगे, और हम उन क्षेत्रों में अवश्य चुनाव में जाएंगे जहां हमारी पकड़ मजबूत है, जहां हमारा जनाधार बहुत सशक्त है। और यही कार्य मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। लेकिन हम दोनों लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और बहुमत की सरकार बनाएंगे। और मैं इतना आश्वस्त जरूर करता हूं कि पिछली बार से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन न केवल राष्ट्रीय लोकदल का होगा बल्कि एनडीए का भी होगा। सभी लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो मुद्दे हैं, हमारे पास वो अचीवमेंट्स हैं जो हमने इतने सालों, दो बार के टेन्योर की सरकार में जो हमने कार्य किए हैं। जब से हमारी सहभागिता हुई है, किसानों की समस्याओं पे हमने क्या कार्य किए हैं, युवाओं की समस्याओं पे हमने कार्य क्या किए हैं। तो हम जनता के मध्य उन बातों के साथ जाएंगे, उन वादों के साथ जाएंगे जो हमने उनसे पूर्ववर्ती किए थे और जिन्हें हमने पूरा किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग एक बेहतर संख्या में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे और एक स्थायी सरकार देंगे जो उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत रख सके और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा सके। आपने संख्या की बात करी तो उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्यादा सीट्स मिलना, ताकि ज्यादा सीट्स पे चुनाव लड़ पाए पार्टी और ज्यादा नंबर पे पहुंच पाए। तो कुछ सूत्रों से हम लोग के पास खबर आई या फिर जो तमाम बातें चल रही थी, उसमें ये था कि भारतीय जनता पार्टी अराउंड बहुत ज्यादा सीट जो है, जो आप लोग का एक नंबर था कि 33 के आसपास, जितनी आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के टाइम पे सीट्स लड़ी, आप लोग 8 सीट पे जीते भी, 15 सीट्स पे आप लोग का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, सेकंड नंबर पे आप लोग आए, एक अच्छा प्रदर्शन पार्टी ने किया। कुछ जानकारी जो हमारे मित्र हैं, सोर्स हैं अंदर पार्टी के अंदर से, तो उनका था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा विलिंग नहीं है 20 से ऊपर सीट्स लेने के लिए। तो आप लोग क्या उतने में संतोष करेंगे या फिर उसी पे अड़े रहेंगे कि जितनी सीट्स पुराने टाइम पे हम लड़े उतनी सीट्स पे ही हमको लड़ने का मौका दिया जाए? अब आपके सोर्स जो है मुझे भी उनसे मिलवा दीजिए तो मेरे पास भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाए। एक दूसरा, ये मैंने आपको उत्तर दिया कि कोशिश हमारी ये हमेशा रहेगी कि हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़ें और उन सीटों पर लड़ें जहां हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है।
नंबर एग्जैक्टली बता पाना बहुत मुश्किल इसलिए है कि अभी ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं आई है। जिस भी समय कभी ऐसा हमें फिगर पता लगेगा कि हम इतने नंबर्स पे लड़ने जा रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पर आपसे शेयर करूंगा। और रही बात कि हम समाजवादी पार्टी का जब हमारा अलायंस था तो हम कितनी सीट्स पर लड़े, हम मानते हैं कि हमें भी उस समय जो अपेक्षित सीट्स पर लड़ना चाहिए था उससे हम कम पर लड़े थे। और उसमें हमारी पार्टी को फायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ था, बल्कि हमने अलायंस में रहते हुए हमने समाजवादी पार्टी को ज़्यादा हमने फायदा पहुंचाया। उनकी करीब 39 सीटें ऐसी थीं जो हमारे गठबंधन में होने की वजह से, हमारा समाजवादी पार्टी से अलायंस होने की वजह से वो जीत सके। और हमारा जनाधार जो है और जो हमारा वोटर है वो बहुत मजबूत है। और वो जब देख लेता है कि जयंत जी किस दृष्टि से किस दल के साथ हैं और क्या सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो फिर बहुत ही भरोसे और विश्वास के साथ वोट करता है। तो 2027 के चुनाव में भी हम अच्छी संख्या पर लड़ेंगे और हम अच्छी सीटें, पिछली बार से बहुत ज़्यादा बेहतर हमारा प्रदर्शन होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और ये हम अपने वोटर्स को और पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी संदेश देना चाहेंगे कि पिछली बार से ज़्यादा बेहतर सीटों पर लड़ेंगे और पिछली बार से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे। कहीं ना कहीं आपने सामने सामने तो फिगर नहीं रखे, लेकिन बहुत कुछ कह दिया अपनी बातों में। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो पश्चिम यूपी में समीकरण है, बीते समय में भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुकूल नहीं रहे थे, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो या तमाम मुद्दे हो, कहीं ना कहीं एक नाराजगी थी, इसे नकारा नहीं जा सकता। क्या पार्टी जो है, गठबंधन जो है, क्या उस चीज पे भी विचार कर रहा है कि एक पार्टी सिंबल पे जो दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो आपस में जैसे लड़ सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे आरएलडी या फिर आरएलडी के सिंबल में भारतीय जनता पार्टी? हमने देखा है प्रयोग पहले भी होता रहा है, चाहे वो 2024 में हो, सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ी उनका कैंडिडेट। तो इस तरीके की चीजें देखी जा चुकी हैं। आप लोग क्या इस पे विचार कर रहे हैं? क्या आप लोग का जो पार्टी का जो थिंक टैंक है या फिर आप लोगों की जो रणनीति है वो इस दिशा में काम कर रही है? नहीं, ऐसा हम इस बात से इसलिए भी बहुत सहमत नहीं, ना ऐसी हमें कोई जानकारी है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल अपने आप में परिपक्व हैं, सक्षम हैं, जनता के मध्य रहते हैं। तो उन्हें सिंबल एक्सचेंज करने की क्या आवश्यकता है? जहाँ पर वो सशक्त हैं वहाँ वो लड़ेंगे, जहाँ हम सशक्त हैं वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ हमारा जनाधार ज़्यादा अच्छा है वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ उनका है वो लड़ेंगे। तो सिंबल चेंज करने की कोई बात नहीं आती है। और जो आवाम है ना, वो बहुत अच्छे से अपने प्रत्याशियों को देखती है, पार्टी की विचारधारा सिद्धांतों को देखती है। और जो प्रत्याशी कैंडिडेट उनके बीच में होता है उसके पहले के प्रदर्शन, उसके द्वारा जनता के बीच में रहना, उनके कामों को, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना, और किन मुद्दों के साथ वो प्रत्याशी किस पार्टी से आया है, इस पे जनता बहुत कड़ी नज़र रखती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्याशी अच्छा होगा, पार्टी की विचारधारा अच्छी होगी, हमने मेहनत की होगी, हमने परिणाम दिए होंगे, तो हमारे सिंबल पे ही हमारा प्रत्याशी जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उनके सिंबल पे जीतेगा। अब ये आपके पास अगर कोई खबर है तो ना हम उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई अभी खबर नहीं है और हमारी जानकारी में ऐसा होता भी नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं, वैसे तो हमने बात करी आरएलडी की, सपा की, कांग्रेस की, बीजेपी की जो मेन प्लेयर्स है इस पूरे चुनाव में, बट ऐसी कई पार्टीज हैं जो यूपी में इस बार जनाधार अपना ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हमने देखा कि जेडीयू जो है, जो वैसे तो अलायंस पार्टनर है, लेकिन यहाँ पर उनका स्टेटमेंट आया कि हम चाहे तो अकेले लड़ने के लिए भी सक्षम है और तैयार रहेंगे, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आए। हमने देखा रिपब्लिक पार्टी जो है आपकी रामदास अठावले की, उनकी उनका भी एक स्टेटमेंट आया कि वो भी तैयार है। तो लगातार कई, चाहे वो एआईएमएम हो, कई पार्टीज जो है उत्तर प्रदेश में इस बार हम देख रहे हैं कि चुनाव में लड़ रही हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे स्पेक्ट्रम को, पूरे सिनेरियो को, जहां पर कुछ मेन प्लेयर्स से ज्यादा पार्टीज हैंगी, और जाहिर सी बात है कि जो वोट है कहीं ना कहीं उसके वो भी कहीं ना कहीं कर सकता है। आप लोग कैसे देखते हैं जो बाकी पार्टी जो यूपी के बाहर की है, जिनका अभी जनाधार इतना नहीं है, वो भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगी, लड़ेंगी? कैसे देखती है आरएलडी? नहीं, हम आपसे अगर अब पिछला भी जो हमने आपके प्रश्न का उत्तर दिया उसमें भी इसका उत्तर था कि हर राजनीतिक दल को अपने संगठन का विस्तार करने का अधिकार है, उसकी महत्वाकांक्षा होती है, तो इन दलों की भी है, इनको भी करना चाहिए। लेकिन उससे कोई बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि खाली विस्तार की सोच रखने मात्र से या ऐसी महत्वाकांक्षा मन में पालने से संगठन का विस्तार नहीं होता है। उसके लिए हमें उस क्षेत्र में सक्रिय रहना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, उनकी समस्याओं को समझना पड़ता है, उनका निराकरण करना पड़ता है, आपके विचार और सिद्धांत क्या हैं उसको जनता के मध्य ले जाना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधानसभा में, प्रदेश में, जनपद में, कहीं पे भी आप कभी भी चुनाव से पहले जा कर के
और आप सोचें आप एक कैंडिडेट खड़ा कर देंगे और चुनाव में उतर जाएंगे, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। जो लोग जनमानस के बीच में लगातार रहते हैं, उनके भावों को समझते हैं, उनकी मनोदशा को समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उसमें उनके बीच में निरंतर उपस्थित रहते हैं, वही लोग चुनाव में उतरते हैं और उन्हें ही जीत हासिल होती है। तो चाहे जिस किसी कोई भी पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बाहर की हो या उत्तर प्रदेश में ही पार्टी को कई लोगों ने बना रखी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी सक्रियता कितनी है ये बहुत मायने रखता है। चुनाव का समय बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, चुनाव में बहुत निर्दलीय कैंडिडेट भी खड़े होते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव से पहले नामांकन कर देना और चुनाव लड़ लेना, इससे इससे कुछ भी नहीं होता है। आपको जनता के बीच में जब आप होंगे, आपकी स्वीकार्यता होगी, तो उसके परिणाम बेहतर आएंगे। और हमारा वही आधार है, हम जनता के बीच में सक्रिय हैं, उनके मुद्दे उनके विषयों को समझते हैं, उनकी उनकी अपनी जो समस्याएं हैं उनके निराकरण का निरंतर प्रयास करते हैं। बड़ी संवेदनशीलता के साथ हमारे जो विधायक सिटिंग हैं, इवन जो पिछली बार चुनाव में उतरे और किसी वश कारणवश या जो भी रहा वो नहीं हार पाए, वो भी लगातार उपस्थित हैं, जनता से संवाद करते रहते हैं। तो जनता ये देखती है कि हमारे बीच में कौन है, हमारे बीच का कौन है, उसे ही वो चुनती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश की हो या बाहर की हो, चुनाव के ऐन वक्त पहले आएगी और अपने प्रत्याशी उतारेगी और उससे वो कोई हासिल कुछ कर पाएगी। मुझे ऐसा नहीं दिखता है। बिल्कुल ठीक बात है। एआईएमएम जो है, पिछले चुनाव में देखा कि हमने कहीं ना कहीं पार्टी ने अपना एक जितना एक्सपेक्टेशन था उतने प्रदर्शन भी उन्होंने किया है यहाँ पे। मुस्लिम वोट बैंक में खासकर जिस तरीके से सेंध डाली, इस बार हमने देखा कि किस तरीके से चुनावी रैलियां शुरू कर दी हैं, चाहे वो वैसी हो। समाजवादी पार्टी को गठबंधन का एक तरीके से ऑफर भी दिया। समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ उन पे हमला बोल के उनको बीजेपी या एनडीए की बी टीम कहती है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पारंपरिक जो आप लोग का भी वोट बैंक रहा है वो कहीं ना कहीं किसान मुस्लिम और जाट इन सबका समीकरण रहा है। ऐसे में ओवैसी की एंट्रीज पूरे उत्तर प्रदेश इलेक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करेगी, वो कैसे देखते हैं? देखिए, ओवैसी जी के बारे में जो अब मुझे लगता है सभी को पता हो गया कि वो जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहाँ जाते हैं और वो वहाँ पे धार्मिक उन्मादी भाषण देते हैं और मुस्लिम्स को बहकाने की कोशिश करते हैं, उनको लामबंद करते हैं। लेकिन वो कभी उनके डेवलपमेंट की, उनके विकास की बात नहीं करते हैं। कभी वो कहते हैं, समाजवादी पार्टी को एक पत्र लिखते हैं कि हम अलायंस चाहते हैं, वहीं फिर वो कहते हैं कि अब अब्दुल समाजवादी पार्टी की दरी नहीं बिछाएगा। तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है उन लोगों के बीच में। और मुझे लगता है कि जो मुस्लिम हैं वो भी ये समझ चुके हैं कि ये सारे राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी जी की पार्टी हो, ये लोग सिर्फ उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर भावनाओं को भड़काते हैं, हिंदुओं के अगेंस्ट भड़काते हैं। कभी उनके लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ये दोनों पार्टी लेकर के नहीं आई, या कोई एक ऐसा विषय नहीं, विकास का कोई एक ऐसा मॉडल नहीं तैयार कर पाई जिससे कम से कम जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान की बात हो। वो सदैव हिंदू के खिलाफ खतरा और उनके खिलाफ भड़काना और किसी तरीके से धार्मिक उन्माद हो, उनकी भावनाओं पे सवारी करके वो राजनीतिक रूप से अपनी मंजिल हासिल कर लें। अब ऐसा है नहीं, क्योंकि जब से एनडीए की सरकार है, जितनी योजनाएं हैं वो सभी के लिए हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं, वो समाज के सभी वर्ग और धर्मों के लिए हैं। तो ये वोटर्स देख रहे हैं, मुस्लिम्स भी देख रहे हैं, हिंदू भी देख रहे हैं, अन्य वर्ग के लोग भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ये हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं। जबकि आप समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी को देखिए, तो उनका एकमात्र एजेंडा सिर्फ इसी बात का है कि किसी भी तरीके से हम उस मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें और राजनीतिक सीढ़ियां चढ़कर सत्ता हासिल कर लें। अब बदल गया है काफी कुछ, और वो आपको दिखता भी है, उत्तर प्रदेश में भी दिखता है। अभी रामपुर की एक घटना मैं बता रहा हूँ, जब वहाँ पर जौहर विश्वविद्यालय के संबंध में सरकार का जो शासन का आदेश आया, फिर उस पर निर्णय लिए गए, फिर इंक्रोचमेंट की ड्राइव चलाई गई, वहाँ बहुत सारे मुस्लिम्स निकल के आए जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी ज़मीनों को हड़प लिया गया। तो है क्या ये, इसी तरीके से लोग जो राजनीति में हैं वो अपने ही लोगों को, अपनी ही धर्म के लोगों का भी किस तरह से शोषण करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति है। हमें तो लगता है कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, अब राजनीतिक दलों को भी ये समझना होगा कि आप जब तक उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, जिसके लिए वो चुनते हैं आपको, जब तक आप वो उन्हें नहीं देंगे, बाकी कोई बात उनके लिए मायने नहीं रखती है। बहुत ही जागरूक जनता है, सभी धर्म और जाति वर्ग के लोग बड़े जागरूक हो गए हैं। अब वो इस तरीके के उन्मादी भाषणों में, इस तरीके के भड़काऊ बयानों से
बिल्कुल भी वो कहीं से भी प्रभावित होने वाले नहीं है। वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और उसी दल, उसी नेता को चुनेंगे जो उनके हितों को और उनके सरोकारों को समझता होगा। आपने जौहर यूनिवर्सिटी की बात करी, उस पर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। हमने देखा किस तरीके से जो स्टे हुआ उस पे बहुजन समाज पार्टी का भी जो है वो ट्वीट आया, कहीं ना कहीं वेलकम किया। आप कैसे देखते हैं, आरएलडी कैसे देखता है इस जो पूरी कंट्रोवर्सी को जो जौहर यूनिवर्सिटी के तहत पे हुई, जिसमें डेमोलिशन का ऑर्डर हुआ? कई लोगों ने इसे बताया कि सही नहीं है, यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आरएलडी एज अ पार्टी, ऑल्दो आप अलायंस में है सरकार के साथ, लेकिन आपका क्या पक्ष है इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर? नहीं, देखिए, जौहर विश्वविद्यालय तो शुरुआत से ही वो कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहा है, और बहुत ज़्यादा विवादों के घेरे में रहा। मुझे लगता है कोई भी शैक्षणिक संस्थान जिसकी नींव ही अगर लैंड ग्रैबिंग पे रखी गई हो तो वो किस तरीके की शिक्षा देगा, ये इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जितनी लैंड जौहर विश्वविद्यालय के लिए आजम खान जी को आवंटित की गई थी, उससे 100 गुना ज़्यादा लैंड उन्होंने ग्रैब की हुई है। अब आप बताइए कि खाली शिक्षण संस्थान के नाम पर क्या अवैध निर्माण, अवैध कब्जेदारी को सही ठहराया जा सकता है या उसे छोड़ा जा सकता है? अगर उसको आप शिक्षा, ये बहुत से लोगों ने ये तर्क दिया कि वो अब शिक्षा का वहाँ पे केंद्र बन गया है, इसलिए उस पर बुलडोजर न चलाया जाए या उसको ध्वस्त ना किया जाए और उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि बच्चों के भविष्य को जरूर नज़र में रखना चाहिए। तो सरकार उसके लिए पहले ही प्रयास करेगी। हमने ये भी कहा था कि किसी भी एक भी विद्यार्थी की शिक्षा नहीं प्रभावित होगी, उनके भविष्य पे कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर इस तरीके से लोग लैंड ग्रैबिंग करेंगे, जनता की जमीनों पर, सरकार की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कल कोई एक अस्पताल खोल देगा और वो सड़क तक बढ़ आएगा और वो सारी जमीन को कब्जा कर लेगा। पहले बंदूक की नोक पे करेगा और जब उस पर कार्रवाई होगी तो वो कहेगा कि इसमें तो साहब बहुत सारे मरीज हैं, उनका भी ख्याल कीजिए। तो सरकार को कई बार इस तरीके के निर्णय इसलिए लेने पड़ते हैं ताकि भविष्य के लिए एक नजीर बने। कोई भी आदमी, चाहे वो जितनी भी पहुंच वाला हो, रसूख वाला हो, वो कभी भी ऐसी हिमाकत ना करे कि ये जो आम जनता की, सरकार की जमीनें हैं, जो उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उपयोग के लिए हैं, उन पर कोई भी लैंड माफिया कब्जा करके कोई भी कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन तो कभी ना कर सके। तो मुझे लगता है सरकार अगर ऐसा कदम उठा रही तो ये इसमें कोई गलत नहीं है। अन्यथा हर जनपद में, हर स्टेट में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। और शायद इसीलिए जब आप कोई क्राइम करते हैं तो उसका एक पनिशमेंट इसीलिए रखा गया है। अदरवाइज यही होगा, वो तो बच्चा है, उसे छोड़ दिया जाए, जो समाजवादी पार्टी की हमेशा रहती लाइन एंड लेंथ। बलात्कार जैसे मुद्दों पर मुलायम सिंह जी के ये स्टेटमेंट कोई भूल नहीं सकता, जिसमें कहा, उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे आप डिफेंड करने के लिए कोई भी कुतर्क और अतार्किक बात कर सकते हैं। मैं सरकार के इस स्टैंड से सहमत हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे अनुपम जी। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से हमने देखा किसान आंदोलन के बाद एक रोष था, भावना थी, खासकर किसानों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसे नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में आरएलडी, क्योंकि आप गठबंधन में है सरकार के साथ, तो आप जब अपने कोर वोटर्स के पास जाएंगे या उन किसानों के पास जाएंगे तो क्या समझाएंगे उनको, या फिर क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? उनको कैसे कन्विंस करेंगे आपको वोट देने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो तबका है वो नाराज है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अभी भी। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे समझाएंगे वोटर्स? नहीं, कोई नाराज नहीं है। जो जो बिल, जो कानून थे जिसका विरोध किया गया था, उस विरोध में हम भी शामिल थे, हमने भी किसानों का साथ दिया था। सरकार ने बाद में उसको वापस ले लिया, वो नाराजगी खत्म हो गई। फिर सरकार ने जो किसानों के हित के कदम थे वो भी उठाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को उनकी मूल्य का हमेशा रहता था कि उनका मूल्य, उनको वाजिब मूल्य नहीं मिलता, समय पर नहीं मिलता है। उसको भी हम सरकार में साथ रहे, हमारे विधायक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलते रहे, उनसे समस्याओं और बात करते रहे और उसका भुगतान भी टाइमली होने लगा। आज लगभग हर गन्ना मिल किसानों को समय पर भुगतान कर रही है। और उसके साथ में आप अगर देखें तो गन्ने का मूल्य 400 पार का, हमने इलेक्शन के पहले एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंच से नारा दिया था, वो भी पूरा हुआ, उसको भी माना गया। तो किसानों में ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जिस समय नाराजगी थी उस समय आंदोलन हुआ था, बाद में उसका निराकरण हो गया। आज किसान हमारे साथ हैं और हम किसानों के बीच में। हम तो किसानों का मुद्दा कभी भी हो, हमने तो हमेशा कहा, हम सड़क में, जब हम विपक्ष में होंगे तो हम सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे, और जब हम सत्ता में होंगे तो संसद के अंदर हम ऐसे कानून और ऐसे नियमों का साथ देंगे जो किसान कल्याणकारी हो। किसानों के कल्याण के लिए कोई भी बनेगा उसमें राष्ट्रीय लोकदल सदैव रहेगा। और हम हमेशा
किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ही हमें चुना है, उन्होंने ही हमें ये ताकत दी है कि हम सदन के अंदर बैठें और उनके विषयों को उठाएं। तो उत्तर प्रदेश में किसान, चाहे वो बागपत में हो चाहे बलिया में हो, हमारा कनेक्शन दोनों से बराबर बना हुआ है, और उनसे संबंधित कभी भी कोई भी ऐसा निर्णय, कोई भी ऐसी स्कीम, योजना जो उनके हितों पे कुठाराघात करेगी, हम उसमें सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे और हम उनके हितों पर कोई आंच कभी नहीं आने देंगे। तो मैं आपको एक नटशल में जवाब ये देता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो या कहीं पे भी हो, किसानों में कोई सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं है, और किसान हमें एक मुश्त वोट करेंगे, और वो सरकार चाहते हैं कि ऐसी बने उत्तर प्रदेश में जो स्थायित्व ना केवल लाए बल्कि उनके लिए उन सारी योजनाओं को भी क्रियान्वित करते रहे जो उन्हें उपज का सही मूल्य दें, जो सही समय पर खाद पानी की व्यवस्था करें, और नुकसान होने पर फसल का बीमा योजना का जो लाभ है वो भी उन्हें मिले। आज किसान, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा है उत्तर प्रदेश में हो या भारतवर्ष में, जब किसानों को ये लग रहा कि कोई ऐसी सरकार है जो उनकी सुन रही है। किसानों में सरकार को लेकर कोई नाराजगी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ज्यादा सीटों पर जितनी समाजवादी पार्टी के टाइम पे आप लोग लड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अनुपम मिश्रा जी। ये थे अनुपम मिश्रा, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आरएलडी की और किस तरीके से सरकार के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर सरकार के साथ जो है वो चुनाव लड़ेंगे। सीटों पे जो समझौता है, वो जो बातचीत होगी आने वाले दौर की, उस पे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात। थैंक यू, थैंक यू।